वैसे तो कहने के लिए प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है। वर्षा परिवर्तनशील है, दृश्य भूमि परिवर्तनशील है, पर्वत परिवर्तनशील है, नदियां परिवर्तनशील है, मिट्टी परिवर्तनशील है, लोग भी परिवर्तनशील हैं। लेकिन जब यह परिवर्तन की सीमा अपने सारे सीमाओं को लांघ देती है, जब यह परिवर्तन की गति अपने सारे सीमाओं को, अपने सारे के सारे प्रोटोकॉल को लांघ देती है, तो सिर्फ यह परिवर्तन नहीं होता है, यह परिवर्तन तब विध्वंस में परिवर्तित हो जाता है। और वैसे तो भारत में परिवर्तन ही इसका आशय रहा है, परिवर्तन ही इसका मर्म रहा है। क्यों? क्योंकि मॉनसून परिवर्तनशील है, यहाँ की मैदानी भूमि परिवर्तनशील है और हिमालय भी परिवर्तनशील है। लेकिन हिमालय के क्षेत्र में अब हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं वो परिवर्तन की सीमा से कहीं 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 अधिक हो जाती हैं। और वो क्यों? वह इसलिए कि यह परिवर्तन अब घातक होते जा रहा है। हाल फिलहाल में हिमालय में आने वाले जितने भूस्खलन हैं वह इसी रूप में इंगित करते हैं, वह इसी दिशा में बताते हैं कि यह परिवर्तन कितना घातक हो चला है। और यह परिवर्तन इस परिवर्तन की शुरुआत कब से हुई? यह पिछले 10 वर्षों से तो शुरुआत हुई ही है। 2013 से इसकी गति हुई है, इतनी तेज हो गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और याद होगा 2013 में ही उत्तरकाशी की बाढ़ आई थी। 2013 में ही वह विध्वंसक लीला हुई थी जिसके ऊपर में जयशंकर प्रसाद भी अपने शुरू के कविताओं में अपनी उस बात को कहने के लिए लाचार हो जाते हैं, जहां पर उन्होंने शुरुआत की थी, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। हिमालय एक ऐसे ही मुकाम पर आज है जहां पर कि कोई भी अब परिवर्तन लाना खतरे से खाली नहीं है। 2013 का यह परिवर्तन एक, और अगर इस वर्ष 2021 के परिवर्तनों को ले ले तो 2021 में जब ग्लेशियल स्लैपिंग हुआ, मतलब कि इस स्थान के जितने भी हिमस्खलन थे वो पतले हो गए, और पतले होने के बाद में टूट गए, और टूटने के बाद में जो फिर से उन्होंने चमोली में इस बार जो नंगा नाच किया था वह सभी लोगों को पता है। और अगर यह उदाहरण कम पड़ जाता है तो अब जो नया उदाहरण आता है उसकी बात ही कुछ अजीब हो जाती है, बात ही कुछ अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर भूस्खलनों की एक लड़ियां लड़ गई हैं, पूरी तरह से पड़ गई हैं, एक के बाद दूसरा, के बाद तीसरा, के बाद चौथा, और अभी मॉनसून समाप्त भी नहीं हुआ है। स्वागत कीजिए एक नए तरह के आपदा का और एक नए प्रकार की समस्या का जो हिमालय में इसका सूत्रपात हो रहा है। आखिरकार हिमालय आपका ही तो है। इस पूरे पहलू पर आप देखेंगे, आप कुछ इसके चित्रों पर नजर डालेंगे तो आपको खुद मालूम चल पाएगा यह भूस्खलन की एक तस्वीर है, और यही हाल हम लोगों ने हिमालय का बना दिया है। खुद सोचिए कि जो पर्वत, जो पहाड़ इतना मनोरम हो सकता था, जो इतना सुंदर हो सकता था, उस स्थान पर इस तरह के विध्वंस की ऐसी लीला लोग देखने पे मजबूर हो जा रहे हैं। और जब लोग इसे देखते हैं, उस स्थान के स्थानीय लोग भी देखते हैं, तो उनके मन में प्रकृति के प्रति कोई मोह माया नहीं रहती। वो इतना डर भय हो जाता है कि उनका अपने खुद से नियंत्रण भी समाप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, वह नियंत्रण अपने अपने पूरे अपने सिस्टम से, अपने शरीर से ही समाप्त हो आता है। और किस स्थान पर वह क्या कर देंगे उन्हें खुद पता नहीं है। डर भय का ऐसा आयाम उस स्थान पर है। आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में आई ये कुछ और तस्वीरें हैं जो आपको इसी चीजों के बारे में बताने का काम कर रही हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ढाल किस रूप में विध्वंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पूरे पहलू पर देख रहे हैं कि इस स्थान पर हम लोगों ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किया था, और वह राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस तरह से विध्वंस से होकर गुजर रहा है। आप और भी देखेंगे कि इस स्थान पर अगर लोगों की चीख पुकार देखते तो उन्हें खुद पता चल पाता कि कैसी स्थिति है। और ये सारी की सारी चीजें अब अधिक तेज गति से होनी शुरू हो गई हैं। और तेज गति का मतलब कि अब किसी को पता नहीं है कि अगला भूस्खलन कब होगा, कहां होगा, कितनी तीक्ष्णता से होगा, कितनी तीव्रता से होगा, और इसकी विनाश लीला कितनी होगी, किसी को भी पता नहीं है। भूस्खलन
बिल्कुल एक नई बीमारी लेकर आया है अब हिमालयी क्षेत्रों में। और यह भूस्खलन की मात्रा जैसे भी है, अभी जैसी ही है, इसे बढ़ना ही बढ़ना है, इसे आगे जाना ही जाना है। और ये जितनी भी समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं को भी आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसे कोई अब रोक नहीं सकता। समझिए कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने के पीछे में अब कारण क्या रह जाता है इन सब चीजों के पीछे में। लेकिन क्या भूस्खलन सभी समस्याओं को बताने की कोशिश कर रहा है? उत्तर है नहीं। भूस्खलन एक सामान्य पद है। भूस्खलन के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे एक स्वरूप होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लो, और फ्लो का अर्थ होता है कि अगर ढाल के सहारे अगर पूरी तरह से ढाल संपृक्त हो जाए तो यहां पर ढाल पूरी तरह से उभर कर टूट कर नीचे की ओर गिर पड़ता है, जिसे कहते हैं मृदा प्रवाह, जिसे पृथ्वी प्रवाह भी कह सकते हैं। भूस्खलन तो एक सामान्य शब्द है। यह भूस्खलन अभी हुआ जिसे आपने देखा हिमालय क्षेत्रों में। कभी कभी कुछ चट्टानों के कुछ कुछ भाग टूटकर नीचे की ओर गिरते भी रहते हैं, और उसी रूप में गिरते रहते हैं जिस तरह से कि आपने खूनी नाला क्षेत्र में देखा होगा, नेशनल हाईवे 1 के सहारे, खासकर लद्दाख के क्षेत्र में। और इसी तरह से गिरते रहते हैं जिस तरह से दिल्ली में बैठे हुए जितने भी नीति निर्धारक उनकी नैतिकता गिरते रहती है। इसके अलावा आप अन्य चीजों को भी देख सकते हैं इस स्थान पर कि कैसे इस स्थान पर कौन सा फ्लो आएगा और किस रूप में आएगा। जैसे कि यह एक चित्र आप देख रहे हैं इस स्थान पर कि इस पूरे पूरे भाग में यहां पर अगर किसी ने वनाच्छादित कर दिया है, यहां पर पानी की मात्रा बढ़ गई है। इस पानी की मात्रा बढ़ने से सारी की सारी पृथ्वी ही एक साथ में नीचे यहां पर आ चुकी है, और उसके कितने आयाम बन चुके, 1 2 3। हाँ, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर इन सब चीज बातों का लोग इंतजार करते हैं। नेपाल में इंतजार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर में वह अपनी नई खेती की शुरुआत कर सकें। लेकिन जहां लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं, उस स्थान पर कुछ लोग इसके प्रभाव में आ गए तो उनके स्वजनों को जिंदगी भर उनका इंतजार भी नहीं करने का मौका मिल पाता है। वो हमेशा के लिए नीचे नहीं, नीचे गिरकर हमेशा के लिए ऊपर ही चले जाते हैं बेचारे। अब ये जो स्थिति आई है, तो यह स्थिति आने के पीछे, इस तरह की स्थिति आने के पीछे में बहुत सारे कारण रहे हैं, और बहुत सारे कारण हैं भी इन स्थानों पर। और इन कारणों को अगर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं तो इसे हम लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है। एक तो हिमालय क्षेत्र में ऐसे भूस्खलन आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वहां MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य क्षेप प्रक्षेप भ्रंश है। तो पूरे के पूरे हिमालय क्षेत्र में ढेर सारे ऐसे भ्रंश है। जैसे आप देखेंगे यह भ्रंश है, यह भ्रंश है, यह भ्रंश है, वो टूटा हुआ है। इतना ही नहीं, आप इसे इस रूप में देख सकते हैं। इस स्थान पर भ्रंशों की पूरी तरह से सीमा ही है यहां पर। अब यह भ्रंश किसी भी स्थान पर थोड़े बहुत भी भूकंप के कारण पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। जब सक्रिय हो जाएंगे तो ये भ्रंश भी सक्रिय हो जाएंगे, और जब इस तरह के कंपन होंगे तो सतह के ऊपर में अच्छी खासी मात्रा में इस तरह की चट्टानें भी गिर जाएंगी, और चट्टानें गिरी हुई रहेंगी। इसे कोई रोक नहीं सकता है, प्रकृति जनित है और ऐसा होगा ही होगा। तो मनुष्य क्या कर सकता था? इन सब चीजों से दूर रहता, अगर उतनी बुद्धि होती तो। या तो बुद्धि है लेकिन थोड़ी आवश्यकता से अधिक भी हो जाती है। इसके अलावा ये तो पहलू है ही है, लेकिन इसके अलावा उस पूरे के पूरे भाग में अलग अलग स्थानों पर ढेर सारे हिमानी झीलें भी बन गई हैं। और ये जो हिमानी झीलें बनी हुई हैं, इन हिमानी झीलों के भीतर में अच्छी खासी मात्रा में जल का संचयन हो गया है। यह जल का संचयन है किसी एक छोटे से स्थान पर, उसकी एक मेंढ होती है जिसे मोरेन कहते हैं, वह मोरेन बांध कर रखता है। और अगर ये हिमानी झीलों के मोरेन टूट जाते हैं, जैसा कि उत्तरकाशी 2013 में हुआ था, तो इन सारे झीलों का पानी इतनी तेज गति से और इतने बड़े बड़े चट्टानों को लेकर नीचे आता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो एक चट्टान उसकी होती है, वह कम से कम 6 तल्ले भवन के समतुल्य होती है, और वह अगर किसी के ऊपर गिरेगा, किसी भी वस्तु के ऊपर में, तो उसका क्या हाल कर सकता है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं हो सकता है। ये सारी घटनाएं यहां पर होनी ही होनी है। तो ये तो प्राकृतिक है, लेकिन इस पूरे प्रकृति की लीला को हम लोगों ने क्या किया? अब बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया है? तो
जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि पूरे वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने तापमान में अच्छी खासी मात्रा में परिवर्तन किया है, और यह जो वैश्विक परिवर्तन हो रहा है, इन वैश्विक परिवर्तनों का प्रतिबिंब कहां पर देखने को मिलता है? वो मिलता है किस स्थान पर? बारिश में। बारिश के प्रतिरूप में, वर्षा के प्रतिरूप में देखने को मिलता है। अब परिवर्तन क्या आया है? सामान्यतः पहले जितनी भी वर्षा हुआ करती थी वो सब स्तरीकृत बादलों से हुआ करती थी। अब जितनी वर्षा होती है वो किससे होती है? वह एक विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल, जो जिसका कि ऊर्ध्वाधर विकास होता है, मतलब कि एक बादल की ऊंचाई सतह से लेकर और पूरे के पूरे समताप मंडल तक होती है। आप सोच सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होती होगी? 14 किलोमीटर हिमालय क्षेत्र में। और उस 14 किलोमीटर में हवाएं तेज गति से ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तापमान परिवर्तन ने यह काम तो किया ही किया है, लेकिन आप समझेंगे कि इसके पीछे में अन्य भी कारण चले आते हैं। दूसरा कारण इसके पीछे में कैसे चला आता है कि मानसून के समय में, जिस समय कि मानसून की जो हवाएं होती हैं वो ढेर सारे मात्रा में भाप लेकर चलती हैं, जलवाष्प लेकर चलती हैं। जब हिमालय क्षेत्र में चलती हैं तो उनमें तो जलवाष्प है ही है, उनमें तो अच्छी खासी मात्रा में पानी है ही है। तो सोने में सुहागा क्या हो जाता है? तराई से मिला हुआ पानी, और भी पानी से लग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? हिमालय के ढालों के सहारे में ऊपर की उठती हैं। हिमालय के ढालें इन्हें क्या करती हैं? मजबूर कर देती हैं ऊपर उठने के लिए। अगर यह कम नहीं है तो हिमालय क्षेत्रों में पूरे स्थान पर, उस स्थान पर वहां पर जेट धाराएं चलते रहती हैं। और ये जेट धाराएं क्या करते रहती हैं? ये जेट धाराएं जैसे ही हमेशा ऊपर नीचे होते हुए कैसे चलती हैं? तो 240 किलोमीटर गति की रफ्तार से चलती हैं यह। और कुछ कुछ जेट धाराएं क्या करती हैं? जहां से ऊपर उठती हैं वहां से उनको पूरी तरह से सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं। ये सारा का सारा बादल का पानी इतनी तेज गति से ऊपर जाने लगता है तो बारिश तो होगी ही होगी। और वो बारिश होती है, वो प्रलयंकारी बारिश होती है। ऐसे वर्षा की मात्रा अब हिमालयीय क्षेत्रों में बढ़ने लगी है। जब ऐसी बारिश होगी तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। जब ऐसी बारिश होती है तो 7 दिनों का पानी, 7 दिनों का पानी मात्र आधे घंटे में गिर जाता है। आप समझ सकते हैं कोई भी नदी नाला इतना सक्षम नहीं होता है कि इतने अधिक पानी का वो संचयन कर सके। तो उसमें सिर्फ पानी की मात्रा ही अधिक नहीं होती है, पानी की मात्रा, पानी का वेग इतना वेग होता है, आप समझ सकते हैं कि विमान की तरह का वेग होता है उसमें। अब यह पानी किसी स्थान से टकराएगा तो क्या हो सकता है? यह सिर्फ कल्पना की बात हो सकती है, इस पर कल्पना ही की जा सकती है। देखने पर जिन लोगों ने देखा है, बहुत से लोग इस पूरे वृत्तांत को बताने के लिए फिर रह भी नहीं पाए हैं। और सिर्फ यही बातें नहीं, मनुष्य ने क्या किया है कि इस पूरे पहलू पर अब अगर बारिश होती है तो हम लोगों ने इसको और भी बढ़ाने का काम किया है। और कैसे बढ़ाने का काम किया है? वनों को काट दिया है जिससे कि पानी का वेग और भी बढ़ जाए। वनों को काटने से क्या हो गया है कि बाढ़ की बारंबारिता बढ़ गई है। मतलब जब बाढ़ की बारंबारिता बढ़ गई है तो इससे, और ये बाढ़ कैसे आती है? फ्लैश फ्लड के रूप में। मतलब कि 3-4 घंटे तक वो भीषिका होती है, वो बिल्कुल प्रलयंकारी होती है। उसके बाद तो रहेगा कि सब कुछ विध्वंस होकर वापस वैसे ही आ गया है। मैदानी भागों की तरह की यह बारिश नहीं होती है जिसमें कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। तो निर्वनीकरण, साथ ही साथ बाढ़, बाढ़ के बाद फिर से निर्वनीकरण, और जो कटाई हो रही वो सारी चीजें ने मिलकर एक जगह से सोने पर सुहागा कर दिया है। और अगर इतना भी कम था तो सरकार ने क्या किया है कि इस पूरे स्थान पर ढेर सारी परियोजनाएं ले ली हैं, इसलिए कि यहां पर तथाकथित विकास किया जा सके, अगर वो विकास है तो उन्होंने क्या किया है कि इस स्थान पर जल विद्युत की परियोजनाएं बनाई हैं। अब जब जल विद्युत की परियोजनाएं बनाई हैं, जैसे कि आपने यहां पर देखा इस स्थान पर ऐसी जल विद्युत की परियोजनाएं, तो ये जो जल विद्युत की परियोजनाएं को बनाने के लिए डायनामाइट से ब्लास्टिंग करते हैं। और डायनामाइट से इतनी अधिक मात्रा में ब्लास्टिंग करते हैं कि उस स्थान पर जितने भी इस तरह के छोटी छोटी संधियां होती हैं चट्टानों में, छोटे छोटे ऐसे भ्रंश होते हैं, वो सारे के सारे भ्रंश सक्रिय हो जाते हैं और कभी भी टूट सकते हैं और टूट जाते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो टूट जाते हैं। कोई बेवकूफ भी, कोई मूर्ख भी नहीं बता पाएगा आपको कि इस स्थान पर यह
पद्धति अपनानी चाहिए। लेकिन फिर आप समझ सकते हैं कि इस स्थान पर जो काम करते होंगे, जिन लोगों ने किया, वो मूर्खों से भी उनकी गुणवत्ता बेहतर होती होगी, तभी तो। और इतना ही नहीं, आप इस स्थान पर आप देखिए घरों को कैसे बना है, आप खुद देख सकते हैं इस स्थान पर कि इस स्थान पर बेवकूफ के वृक्ष ही तो होंगे जो कि इस तरह से उन्होंने घरों का जाल बना दिया है। ढाल के ऊपर में जब इस तरह के वो घर बनाएंगे तो ढाल के ऊपर कितना अधिक दबाव पड़ेगा, आप खुद सोच सकते हैं। आपको अब अगर आपकी समझ इतनी लेकर जाती है, आप खुद सोच सकते हैं। अब अगर इस स्थान पर किसी समय, किसी भी दिन इस ढाल में अस्थिरता नहीं है और यह ढाल फेल नहीं किया, तो यह संसार का 8वां आश्चर्य ही होगा। तो ऐसे जितने भी उस स्थान पर बने हुए हैं, जितने भी घर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं एक नए प्रकार के आपदा का। और वह जब नई आपदा आएगी तो लोग फिर दोष किसे देंगे? सबसे पहले मॉनसून को देंगे, उसके बाद देश को देंगे, और उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री को देंगे। यही उनकी जीवनचर्या ही चली आई है। इन बेचारे बीमार लोगों की जीवनचर्या ही ऐसी है कि खुद गलतियां करें और हमेशा 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 दोष देते रहें, दोष देते रहें। एक दिन दोष देते देते बेचारे शहीद भी हो जाएंगे। अब इन सब चीजों में जितने भी अब हाल फिलहाल की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि मनुष्य की जो भूमिका हो गई है वो कैसी हो गई है। तो मनुष्य की भूमिका दिन पर दिन वह प्रश्न चिन्ह लिए हो जाती है। अब प्रश्न चिन्ह लिए क्यों हो जाती है? कि मनुष्य क्या कर रहा है, उसे पूरे अपने जीवन में कुछ भी नहीं दिखता है, पैसा पैसा पैसा। अब पैसा लेकर खाएगा, पिएगा, या अपने जीवन को बचाएगा, या उसकी बात चली आती है, या उसकी प्रायोरिटी चली आती है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी का अर्थ क्या होता है? कि आप सिर्फ उस स्थान पर वृद्धि कीजिए, विकास की बात नहीं सोचिए। वृद्धि मतलब घर बनाइए तो पैसा मिलेगा, बांध बनाइए तो पैसा मिलेगा, उद्योग बनाइए तो पैसा मिलेगा, कुछ भी कीजिए पैसा मिलना चाहिए। और फिर इसी का प्रतिफल क्या होता है? इसी का प्रतिफल होता है कि इस स्थान पर प्रकृति बिल्कुल ही ऐसी हो जाती है जहां पर कि वह नुकसान करे ही करे। और नुकसान करने के लिए आपने और भी कुछ नहीं छोड़ा है। डायनामाइट ब्लास्टिंग कर लेते हैं उस स्थान पर, और डायनामाइट ब्लास्टिंग से डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब कि बांधों को बनाने का काम करते हैं, सड़कों को बनाने का काम करते हैं। और ये सड़कें बनाते हैं किस लिए? कि लोग 4 धाम जा सकें। वो 4 धाम जाएंगे तो ईश्वर के लिए ना, प्रकृति से बड़ी कोई बड़ा कोई ईश्वर होता है? प्रकृति से बड़ी कोई पूजा भी हो सकती है उस स्थान पर। और अगर 4 धाम गए भी बेचारे और ऐसी समस्याओं पड़ गए जो कि केदारनाथ के लोग पड़े थे, तो वो दिन भी याद रखेंगे कि उन्होंने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया था। तो ऐसी जो सड़कें बनती हैं वो क्या करते हैं उस स्थान पर? कि उस सड़कें बनती हैं तो सड़कों को बनाने के क्रम में, जैसे आप देख भी रहे होंगे कि इस स्थान पर कितना अधिक विध्वंस करना पड़ता, काटना पड़ता है, पूरे ढाल को काटना पड़ता है। अब इस ढाल पर जहां पर कभी वृक्ष हुआ करते थे, इस पूरे के पूरे भाग पर, इन सब स्थानों पर काट कर उसे हटा दिया गया। और फिर अगर कोई इस बात की शिकायत करे कि यह ढाल टूट गया, तो आप उसकी मूर्खता के ऊपर में क्या कर सकते हैं? हंस ही सकते हैं ना, उसके ऊपर दया भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसी मूर्खता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर एक गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। तो अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मनुष्य ही होता है। और अगर इससे भी उसे समस्या का समाधान नहीं होता है तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाता है। अर्थात है कि जिस स्थान पर डैम बनाना चाहिए, डैम तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ नदियों के मार्ग को परिवर्तित भी कर देता है। और जब नदियों के मार्ग को परिवर्तित कर देता है तो वो नदियां, वही नदियां उसके फिर उसके नुकसान का कारण होती हैं। और यह परिवर्तन करता है किस कारण से? तो पूरे के पूरे ढाल को अस्थिर करके करता है। ढाल जब स्थिर हो गई तो पहाड़ों में ढाल ही मुख्य होता है। जिस समय ढाल अस्थिर हो गई, आपकी पूरी जीवन भी अस्थिर हो जाती है। और यह अस्थिरता कैसे कैसे लाते हैं? खेती करके, जहां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यह तो लोगों की बात आ गई। अब आप ऐसा समझिए कि उस स्थान पर शायद लोग इतने तथाकथित रूप से पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो उस स्थान पर शिक्षित नौकरशाह जाते हैं। ये कम नहीं है, ये इसलिए कम नहीं है कि इन्होंने क्या किया, 2013 के में केदारनाथ की जो त्रासदी हुई उसके पहले क्या किया, इन्होंने खूब दिमाग लगाया। और दिमाग लगा के इन्होंने क्या किया कि उस दिमाग लगाकर उस स्थान पर उन्हें सारे वनस्पति को बदल दिया और कहा कि हम लोगों ने तो पूरी जगह पर पेड़ ही पेड़ लगा दिए हैं।
किया क्या, पेड़ तो लगाए, लेकिन ओक के पेड़ों को हटाकर पाइन के पेड़ लगा दिए। अब पाइन के जो पर्ण ढेर होते हैं वो सतह के ऊपर बिल्कुल छा जाते हैं, और जब सतह के ऊपर छा जाते तो लगता है कि कितने पत्ते हैं, यहाँ पर वनस्पति ही वनस्पति है। लेकिन पाइन के पेड़ों की जड़ें हैं वह वहां पर मिट्टी को संगठित करने का काम नहीं करती हैं उस रूप में जिस तरह के ओक की करती हैं। जहां पर ओक लगाना है उस स्थान पर उन्होंने पाइन लगा दिया, तो उस स्थान पर मिट्टी पूरी तरह से असंगठित हो गई, और थोड़ा भी पानी अगर बहता है तो पत्ते तो उड़ ही जाते हैं साथ में, और वहां की मिट्टी आराम से पाइन के पेड़ नीचे गिर जाते हैं। और कुछ लोगों ने देखा होगा कि 2013 की त्रासदी के समय नदियों में इतने ढेर सारे पेड़ों का लठ भी पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि पेड़ उतनी तेज धारा का सहन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों की बात आती जाएगी, और वैश्विक स्तर पर पढ़े लिखे लोगों की बात आती है, वो इससे भी बड़ा मूर्खता का काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे दुनिया के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं जहां भी हो सके, जिस जगह से। अब पहाड़ी भागों में कहीं पर भी कोई कंक्रीट के घर बनाए, ध्यान दीजिए, कंक्रीट के घर, एक बार फिर से सोचिए, कंक्रीट के घर। तो कंक्रीट के घर क्या करेंगे, सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, अवशोषित करने के बाद उस गर्मी को क्या करेंगे, वापस उसे भेजेंगे। और अगर वह गर्मी वापस नहीं जा पाई तो क्या होती है, उस स्थान पर ही रह जाती है। और रहने के लिए हम लोग इंतजाम भी कर लेते हैं, और वो इंतजाम कैसे हम लोगों ने किया है, उस इंतजाम को हम लोगों ने किया है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर। और वह कैसे किया है, पेड़ों को जलाकर, पेड़ों को काट करके उस स्थान पर उसकी मात्रा को बढ़ाया है। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत इससे छूटा कैसे रह सकता है। पर्यावरण की कोई सीमा तो नहीं हो सकती है, पर्यावरण की यही तो विशेषता होती है, ये सीमा रहित होता है। किसी ने कोई पाकिस्तान में भी काम किया तो भी भारत को प्रभाव झेलना पड़ सकता है, अगर किसी ने नेपाल में भी कुछ किया तो भारत को प्रभाव झेलना पड़ सकता है, भारत भी करेगा तो चीन को भी प्रभाव झेलना पड़ सकता है। यह लोगों को इतनी समझ में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है ये संस्कार की बात होती है। और इसी गर्मी की वजह से जितने भी हिमनद हैं उस स्थान पर, वो हिमनद क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी मोटाई, इतनी अगर मोटाई है तो धीरे धीरे कम हो रही है। और जब हिमनदों की मोटाई कम होती है तो हिमनद कमजोर पड़ जाते हैं, और जब कमजोर पड़ गए तो जरा भी ढाल मिलती है वो क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, स्नैप कर जाते हैं। और अगर हिमनद टूट गए तो हजार हजार टन के बर्फ के टुकड़े जब पहाड़ के ढालों के नीचे आएंगे, उन ढालों के नीचे आएंगे जिस पर वनस्पति है ही नहीं, जो वनस्पति विहीन है, तो यह क्या करेंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो घाटियों को पूरी तरह से बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब घाटियां बंद हो जाएंगी तो उनके पीछे में पानी जमा हो जाएगा, ये मेल्ट भी करेंगे, गलेंगे भी, पानी जमा हो जाएगा। तो पानी जमा होते होते वह क्या करेगा कि विशालकाय स्वरूप धारण कर लेगा, और जैसे ही यह मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, वह पानी की वह विशालकाय दीवार भी आगे की ओर चलेगी। और जब आगे की ओर चलेगी तो वह लीला देखने के लायक ही होती है। वहां के लोग भी नहीं समझ पाते कि यह हुआ कैसे और किस कारण से होता है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों का निर्धारण तो कहीं बाहर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, वहां के लोगों की एक विशिष्ट बात रही है कि उन्होंने अपनी स्थानीय विद्युता का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं किया है। तो कुछ दोष उनका, और उससे भी अधिक दोष यहां के कुछ नीति निर्धारकों का रहा है, जिन्होंने कि भारतीयों को उस स्थान पर मानने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि उनसे गया गुजरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। और इसकी शुरुआत कहां हुई? भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री से, जो मूर्खों के राजा हुआ करते थे। उन्हें लगा कि ब्रिटेन में जो भी कुछ होता था वही से बेहतर हुआ करता है, और दूसरा कोई बेहतर तरीका ही नहीं है। जबकि भारत के पास में सोचिए 7000 की साल की सभ्यता, 7000 साल की सभ्यता में उन्होंने कितना अधिक है, कितनी कोशिशें की होंगी, कितनी गलतियां की होंगी, फिर कोशिशें की होंगी, फिर गलतियां की होंगी, तब जाकर सीखा। ब्रिटेन का इतिहास ही कितना है, 700-1000 साल पुराना देश। वो जानता ही क्या है कि प्रकृति का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर उन्हीं के बातों को थोप दिया गया। जब थोप दिया गया तो जिन लोगों के पास में थोड़ी बहुत स्थानीय विद्युता थी वो भी वहां से नष्ट हो गई। जब नष्ट हो गई तो वो समझ भी नहीं पाए कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। अब समस्या एक छोटे से गांव में है और उसका निर्धारण दिल्ली में हो रहा है, तो समस्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और यह पूरी तरह से एक
प्रवृत्ति बन गई, और यह जो प्रवृत्ति है वो चलते भी गई, और यह प्रवृत्ति ने इतना घर कर लिया है कि वहां के लोग ही पूरी तरह से अब आशंकाग्रस्त हो चुके हैं कि वो कैसे अपने संसाधनों को मैनेज करें, कैसे प्रबंधित करें। हाँ, अब थोड़ी बहुत समझ में आई है कि हम लोग को प्रकृति केंद्रित विकास भी करना चाहिए, इसके ऊपर में जाएंगे। लेकिन जब तक जाएंगे तब तक सिर्फ यही हम लोग आशा करते हैं कि देर नहीं हो, क्योंकि देर होगा तो हिमालय का विध्वंस तो होगा ही होगा, प्राकृतिक रूप से होगा, वह नीचे आएगा ही आएगा और एक दिन मैदान के करीब आ जाएगा। लेकिन इसको मनुष्य अगर त्वरित कर देगा, तीव्र कर देगा, तो सिर्फ नुकसान उसे ही होना है, और ऊपर में रहने वाले लोगों को नहीं, वहां रहने वाले लोगों को, नीचे रहने वाले लोगों को, मैदानी भाग में रहने वाले लोगों को वैश्विक स्तर पर नुकसान होगा। और यह नुकसान है जिसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। लेकिन क्या हमारी चिंता उधर आती है? जाहिर है, जब इतनी समस्याएं बढ़ रही तो चिंता नहीं आती है। और क्यों? आखिरकार एक ही तो हिमालय है खोने के लिए। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.